इसी इसी सवाल का उत्तर संजय राणा से भी ले लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बेहतर समझा पाएंगे इस प्रश्न का उत्तर। संजय जी, ये बताइए कि देखिए इस सीट पर बहुत ही समझदारी के साथ अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे को उतारा, क्योंकि इस सीट पर अगर हम जातीय समीकरण को समझें तो वो सीधे तौर पर अवधेश प्रसाद के अनुकूल जाता है, और शायद उनके इस प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी ने भी ज्यादा सोचने के लिए नहीं लिया कि यहां पर उन्होंने जो ऑप्शन दिया है अपने बेटे का चुनाव लड़ाने के लिए उस पर ज्यादा विचार किया जाए, तो इसलिए तुरंत उन्होंने भी अजीत प्रसाद का नाम घोषित कर दिया। लेकिन क्या लगता है आपको कि सिर्फ इसी जातीय समीकरण को समझते हुए यहां पर जो दांव खेला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारने का, उतना भर काफी है जीत के लिए, या फिर बीजेपी की तरफ भी यहां पर लोगों का काफी ज्यादा रुख हो चुका है? क्योंकि अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग बीजेपी की तरफ झुकाव देते हैं अपना। संजय जी। गुड मॉर्निंग माय फेलो फ्रेंड। देखिए, अगर हम मिल्कीपुर की सिर्फ चर्चा की जाए तो मिल्कीपुर की दो तीन चीजों को समझने की जरूरत है। नंबर एक, जातिगरण समीकरण। अगर जातिगरण समीकरण देखते हैं तो तकरीबन 55,000 पासी और तकरीबन 50,000 यादव और 20,000 से 30,000 के 25,000 के बीच मुसलमान वोट है, जो कहीं ना कहीं एक तरफा किसी एक वर्ग के साइड या एक पार्टी के साइड जाता रहा। लेकिन जो इस और पुराने अगर समीकरण को उठा के देखेंगे तो सिर्फ एक 1969 में और 2017 में भारतीय जनता पार्टी और पुरानी जनसंघ इस सीट पे जीती, उसके बाद कभी भी इनके पास ये सीट नहीं रही है। लेकिन हाँ, इस बार का जो समीकरण है वो थोड़ा बदला हुआ, क्योंकि 3 पासी, यानी अगर 55,000 वोट को हम वोट बैंक मान के चलते हैं तो 55,000 वोट बैंकों में सेंधमारी की पूरी तरह कोशिश की गई है। नंबर एक। नंबर टू, अगर ये जो 50,000 यादव वोट है उसमें अगर सेंधमारी करते हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण बदलता है। नंबर तीन, जो महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात है, जो इतिहास पूरा अगर मिल्कीपुर जब से विधानसभा बना है उसका इतिहास अगर खंगाला जाए तो आपने देखा होगा कभी भी जो वोट परसेंटेज पड़े हैं इस बार, उतना वोट कभी भी आज तक नहीं गया है मिल्कीपुर में। तो अगर ये बदलाव की लहर चल रही है इस बार, तो बहुत अच्छा वोट हुआ है। जी, अगर ये इसको मान लिया जाए कि ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये संकेत हो सकता है कि वहां पे सीट में बदलाव हो सकता है। लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ गए तो सीट बदल जाएगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो एक पोस्टर बॉय की इमेज है अवधेश या प्रसाद जी की, तो अवधेश प्रसाद जी की जो एक इमेज है, हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, मतलब ये बात कहनी पड़ेगी कि जो यहाँ का जातीय समीकरण जा रहा है, जिस ओर बनता है, अनुकूल बनता है, वो तो समाजवादी पार्टी है। लेकिन अगर सेंधमारी हो जाती है तो खेल खराब भी हो सकता है, सीट बीजेपी के खाते में भी जा सकती है। इस पर और जानकारी आपसे लेंगे। केबी शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस समय का अपडेट ले लेते हैं ग्राउंड जीरो का। केबी शुक्ला, क्या हलचल वहां पर है? दिलों की धड़कन बढ़ रखी है, रात को तो नींद नहीं आई होगी। चंद्रभानु पासवान और अजीत प्रसाद को, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इस समय के अपडेट्स क्या हैं? देखिए, जितने भी राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं वो भी पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखना ये होगा कि जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कन किस तरह से घटती बढ़ती है, क्योंकि 10 बजे के बाद जब रुझान आना शुरू होगा तो इनकी धड़कन भी घटेगी बढ़ेगी। जिस तरह से चुनाव संपन्न कराया गया, जिस तरह से बंपर वोटिंग की है, जिस तरह से मतदाताओं ने अपना उत्साह दिखाया है, तो जिस तरह से रिकॉर्ड मतदान हुआ जो अब तक नहीं मिल्कीपुर में हुआ, तो माना यह जा रहा है कि जो वहां के मतदाता थे अयोध्या धाम की तर्ज पर विकास चाहते थे, इसीलिए वो निकलकर बाहर आए, मतदान किया। अब देखना ये होगा कि जब 10 बजे के बाद रुझान आना शुरू होगा तो कौन सी पार्टी कितनी बढ़त लेती है। हालांकि मेहनत दोनों पार्टियों ने की है, जम के मेहनत की है, जम के प्रचार किया है, डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन की है। तो कुल मिला के देखा यह जाएगा कि इनकी मेहनत कितना रंग लाती है, चाहे वो सपा के हो चाहे भाजपा को हो। जो लड़ाई है वो बिल्कुल कांटे की है, नेक टू नेक है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। हालांकि आरोप प्रत्यारोप भी आया है। सपा शुरू से आरोप लगाती है कि जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग हो रहा है। जवाब भी उसका आया। आ तो गया, अखिलेश यादव जी ने भी तो पोस्ट कर डाला है एक्स पर कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग हुई है। तो मतलब आरोपों का दौर अभी से शुरू हो गया है, और अब ये देखना होगा जो पार्टी जीतेगी वो दूसरे के ऊपर किस तरह के आरोप लगाएगी। बहरहाल हम जाएंगे अब पवन गौड़ के पास, जो कि दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि मिल्कीपुर की सीट पर जो मतदान हुआ है उसके नतीजे तो आ ही रहे हैं, लेकिन देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज एक नई सरकार बनेगी या पुरानी सरकार ही कंटिन्यू हो जाएगी, और अब ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा आज के नतीजों के बाद। पवन गौड़, क्या अपडेट्स हैं, क्या हलचल इस समय दिल्ली से?
देखिए 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और जब ईवीएम में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि अब जो है प्रत्याशियों की जो दिलों की धड़कन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूं, यहां जो है तैयारियां पूरी की गई है काउंटिंग के लिए, काउंटिंग के दिन के लिए, क्योंकि यहां भी तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उनके लिए अलग अलग केबिन बनाए गए हैं, सब कुछ किया गया। बड़े बड़े कटआउट्स जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के यहां लगाए गए हैं। तो सब यहां तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनका धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया है। एग्जिट पोल्स का जिस तरह से नतीजे आए उससे एक बीजेपी जो है नेता आश्वस्त जरूर हैं कि बीजेपी में हम 27 साल का जो उनका सूखा है दिल्ली के अंदर वो खत्म होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके अंदर एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। उनको लग रहा है कि कई बारी जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे होते हैं वो कहीं ना कहीं बदल जाते हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए वो ये तो कॉन्फिडेंस में है कि वो उनकी सरकार बनने जा रही है। 27 साल का जो वनवास है दिल्ली में वो खत्म होने जा रहा है, लेकिन नंबर्स की अभी बात वो नहीं कर रहे हैं, कितने नंबर कितनी सीट उनकी आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी सीट जो है वो दिल्ली में उनमें हार और जीत का जो मार्जिन होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि यहां जो ज्यादातर जो सीट हैं जिन पर मतदाताओं की अगर संख्या की बात करें तो 1.25 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख के आसपास की मतदाताओं की संख्या की यहां सीटें हैं। तो ऐसे में हार और जीत और टक्कर जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत तगड़ी है। उसके बीच में कई सारी सीट्स पर वो कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM उनका भी बहुत दिलचस्प रोल रहा है। उन्होंने उनके कैंडिडेट्स ने भी अच्छे खासी संख्या में वोट काटे हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं चिंता में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो जो एक तरफ चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश में है, चाहे वो बात करें बीजेपी की जो 27 साल का अपना वनवास खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो दोनों ही पार्टियों की दिलों की धड़कन लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त और दावे तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अभी भी यह है कि किस पार्ट कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो है वो वोट बहुत ज्यादा काट ना पाई हो या बीजेपी के वोट काट लिए हो कांग्रेस ने, या उसके साथ साथ ओवैसी की पार्टी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है दिल्ली के अंदर, कितने % वोट उसकी पार्टी के कैंडिडेट ने काटे हैं। तो इन सब विषयों को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा लोग आश्वस्त नहीं है। इसीलिए जो एग्जिट पोल्स के बाद में भी बीजेपी ने अपनी लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, तमाम जो प्रत्याशी थे उनके साथ बैठक की, फीडबैक लिया कि क्या हालात रहे मतदान के बाद में, उसके बाद में यहां बैठकों का दौर जारी रहा। काउंटिंग सेंटर पर जो काउंटिंग एजेंट बनाए जाने हैं उनसे लगातार फीडबैक लेकर उनको बताया गया दिल्ली में जो आज दिल्ली चुनाव पर जो नतीजे आने हैं उस पर भी अपने मेहमानों से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाएंगे। अवनीश त्यागी जी, आप ही के पास आ जाती हूँ। पूरी उम्मीद है 27 साल का सूखा दिल्ली में खत्म होने जा रहा है। देखिए अरविंद केजरीवाल जब एग्जिट पोल उनके हिसाब से नहीं आता है तो वो कहते हैं कि हम तो मानते ही नहीं है, लेकिन जो इस बार का एग्जिट पोल आया है अगर ये एग्जैक्ट पोल बन जाता है तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या आपको लगता है दिल्ली में कमल खिलाने के पीछे जनता अगर दिल्ली में बीजेपी को वोट देगी तो किन मुद्दों पर देगी और किन मुद्दों पर वोट दिया होगा जिससे कमल खिलेगा कई जगहों पर दिल्ली में? दिल्ली की जनता मन बना चुकी है और जो जीत का रास्ता खुलेगा वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष और उनकी मेहनत, समर्पण और लगन और जनता के प्रति उनका विश्वास और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी फिर से वापसी करने जा रही है। और उधर आम आदमी पार्टी का केवल प्रोपगंडा, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार और केवल बहकाने वाला दावा और वादे जिनसे दिल्ली को पिछले 3 कार्यकाल में तबाह कर दिया है, अब दिल्ली की जनता उस कालिक से पीछा छुड़ाना चाह रही है, उस केजरीवाल से पीछा छुड़ाना चाह रही है, उस पार्टी से पीछा छुड़ाना चाह रही है जो दिल्ली पर के रास्ते रोके हुए है और दिल्ली के विकास को, जो दिल्ली पूरी दुनिया पर निगाह है, अब दिल्ली को उसका गौरव लौटाना चाह रही है और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर सत्ता में लाना चाह रही है। तो ये तय है कि जैसे नतीजे आ रहे हैं, नतीजों का रुझान साबित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास दिनों दिन गाढ़ा होता जा रहा है और दिल्ली की जनता भी देश के अन्य राज्यों की तरह उसमें शामिल। ज्यादा समय नहीं है, 8 बजे के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और देखिए शुरू में ही थोड़ा 1 घंटे के अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे रुझान आने शुरू होते हैं वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाती है। अशोक यादव जी, अब आप तो यूपी में आपकी पार्टी तो कांग्रेस के साथ अलायंस में है, तो दिल्ली में अगर बीजेपी नहीं जीतती है या आम आदमी पार्टी से भी आपको, आम आदमी पार्टी की जीतने में भी समाजवादी पार्टी को खुशी होगी, लेकिन अगर कांग्रेस जीतेगी तो ये तो चमत्कार ही हो जाएगा और आपकी पार्टी बहुत खुश भी हो जाएगी। अशोक यादव जी, देखिए दिल्ली की स्थिति यह है कि हमारे इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल हमारे साथी थे, लेकिन चूंकि वहां की जो ग्राउंड रियलिटी यही थी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है, इसीलिए हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव में गए, उसका सहयोग किए। लेकिन यहाँ राहुल गांधी नाराज नहीं हो गए होंगे सर?
नहीं, हम कांग्रेस का विरोध नहीं किए वहां पे, लेकिन समर्थन तो आप आम हमारा आदमी पार्टी का उद्देश्य- कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पार्टियां 3 लड़ रही हैं, लेकिन भाजपा को हराने की स्थिति में इंडिया गठबंधन का हमारा कौन सा साथी है? तो स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन का हमारा जो आम आदमी पार्टी है वो हराने की कंडीशन में है, इसलिए समाजवादी पार्टी हमारी गठबंधन लेकिन का ये गजब स्थिति है सर, जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है और आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाने की स्थिति में आ जाती है तो आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आप आम आदमी पार्टी के साथ चले जाते हैं। वहां आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए, भरपूर समर्थन करना चाहिए, तो वहां बिल्कुल उलट तस्वीर नजर आती है। ये किस तरह की राजनीति है अशोक यादव जी? देखिए कंचन, ये धर्म की लड़ाई है, धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया जाता है और धर्म युद्ध में सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि जो अधर्मी है, जो विधर्मी है, जो सनातन हत्यारी है, उसको हराना है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से देश को पीछे ढकेलने काम किए हैं। आप ये बताइए, सामाजिक रूप से कभी ऐसी विषमता देश में नहीं थी। ठीक है, अवनीश जी कुछ कह रही है, वो सुन लेते हैं। जी अवनीश जी बोलिए। देखिए कंचन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सनातन के विरोधी वो हैं जो कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे, उनका खून बहाते थे। जो हत्या करवाया आपको महाकुंभ में, जो लाशें छुपा रहे हैं सनातनियों की लाशें कौन छुपा रहा है महाकुंभ में? सनातनियों की जो है हजारों सनातनियों की हत्याएं कौन करवाया महाकुंभ में? आपकी सरकार के भ्रष्टाचार और आपकी सरकार के लूट ने करवाया, आपकी सरकार की दुर्व्यवस्था ने करवाया। अशोक जी सुन लीजिए ना एक बार। जी अवनीश जनता बताइए। शिकार है, लगातार शिकार रही है, आपको सबक सीख जाना चाहिए। एक तरफ आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, ये दुरंगी चाल, ये मौका परस्ती, ये परिवारवाद के धंधे अब बंद होने जा रहे हैं। जनता जाग रही है, जनता लगातार आपको नकार रही है।